नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ यानी मयंक द्विवेदी के साथ। दोस्तों क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, जहां देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ जुड़े होते हैं। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी, जहां 15,519 कोर्स अभी तक अनअकैडमी पे लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों देखेंगे ऑप्शनल की फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, जहां पे एक महीने की फीस 5,000 जो घट करके 4,500 हो जाती है। 6 महीने की फीस 22,500 रुपये जो घट करके 20,250 हो जाती है। और वहाँ 12 महीने की फीस आप देखेंगे 27,500 जो घट करके हो जाती है 24,750 रुपये। तो वहीं दोस्तों 24 महीने की फीस 40,000 जो घट करके 36,000 हो जाती है। और 36,000 फीस 36 महीने की फीस 50,000 जो घट करके हो जाती है 45,000। दोस्तों मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए आप सभी जुड़े, यहाँ पे 10% डिस्काउंट आप सभी के लिए उपलब्ध है। दोस्तों देखें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट पे आप सभी दोस्तों जुड़े। 27 जून को आपका पेपर है। यहाँ पे 24 मार्च तक आपको फॉर्म लास्ट डेट है। 712 सीटें हैं दोस्तों। आप सभी यहाँ पे सावधानी पूर्वक फॉर्म फिलअप करें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। देखिए आप फटाफट अगर देखेंगे तो 4 महीने के अंदर बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम के बैचेज स्टार्ट हैं 10 मार्च से। दोस्तों आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लास को पूरा कर सकते हैं। शानदार प्लेटफॉर्म है, शानदार लोग, शानदार टीचर, बेहतरीन मोटिवेशन के साथ में आप सभी को क्लासेस कराई जाएंगे दोस्तों, जहां आप सभी के कोर्स टाइमली पूरे कर दिए जाएंगे। आप देखिए मेरे प्रोमो कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं 7 मार्च को, या मैं कहूँ एवरी संडे को 11 बजे मयंक वन प्रोमो कोड के साथ में। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रोमो कोड के साथ में, आप जुड़े यहाँ पे। दोस्तों देखा जाए कि अगर प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है तो आप सभी प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए मेरा प्रोमो कोड है मयंक वन दोस्तों, और यहाँ पे आप सभी को मिल रहा है। आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट किया आप सभी। एक तरफ अगर ले रहे हैं ऑप्शनल और जीएस दोनों, तो मात्र 70,000 रुपये में आप सभी का दोस्तों साल भर का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आप जुड़े दोस्तों यहाँ पे। देखिए आज का जो टॉपिक है शेरशाह सूरीकालीन प्रशासन, हम प्रशासन की चर्चा करेंगे, न कि इसके राजनीतिक वर्चस्व की। तो देखिए शेरशाह सूरीकालीन प्रशासन। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, अन्य अगर राज्यतंत्रों से देखा जाए इसके शासन प्रणाली में क्या अंतर था, तो दोस्तों कहा जाए यहाँ पे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय प्रशासन था। और प्रत्येक शासनों में आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन था। और यहाँ पे शासक स्वयं ही प्रधान होता था, शासक स्वयं ही प्रधान होता था दोस्तों। मतलब सारे काम, जो सारे कार्य होते थे वो शासक के अनुसार ही होते थे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ इसके लिए सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी, लेकिन ध्यान रहे कि मंत्रिमंडल को कोई विशेष अधिकार नहीं था, कोई भी विशेष अधिकार नहीं था दोस्तों। और न ही यह स्वयं निर्णय ले सकता था। स्वयं निर्णय लेने की छूट नहीं थी दोस्तों, ध्यान रखें। अब इसके प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का देखिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है दीवाने विजारत। दीवाने विजारत, ध्यान रखिए दोस्तों इनका काम क्या होता था। सबसे पहली बार ये थी लगान व्यवस्था, आय व्यय की देखभाल, साथ ही साथ दोस्तों मंत्रियों के कार्यों का देखभाल करना इनका मुख्य काम होता था दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख मंत्री था उसे कहा जाता है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का मुख्य कार्य सेना का संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा
शिक्षा आदि ये इनके कार्य होते थे। दोस्तों ध्यान रहे, इसके कार्य में एक बाउंडेशन ये था कि यह सैनिक तथा असैनिक सिपाहियों की भर्ती नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रमुख थे। अगला देखेंगे दीवाने रसालत। दीवाने रसालत को देखिए, इसे विदेश मंत्री कहा जाता था। विदेश मंत्री, ध्यान रखिए, दीवाने रसालत को विदेश मंत्री कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य होता था राज्यों के बीच में पत्र व्यवहार करना, राज्यों के बीच में पत्र व्यवहार मेंटेन करना। राज्यों के बीच पत्र व्यवहार करना। वहीं दोस्तों देखिए, अगला देखेंगे दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का कार्य, इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। अगर सुल्तान के आदेशों को लिखने समय थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए और शब्द का अर्थ कुछ और निकल जाए तो वहां से बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता था। इसीलिए इसका पद जो है वो महत्वपूर्ण कैबिनेट के बराबर रखा गया था। दोस्तों अगर कहा जाए न्याय का पद, न्याय विभाग, तो न्याय विभाग में आप देखिएगा दीवाने काजी। दीवाने काजी का विभाग माना जाता था जो न्याय विभाग से सीधे संबंधित होता था। वहीं पे दोस्तों गुप्तचर विभाग के लिए अगर देखा जाए तो इसका पद होता था दीवाने वारिद। ये महत्वपूर्ण पद बनाए गए थे किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। अब दोस्तों अगर देखा जाए प्रांतीय प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? प्रांतीय प्रशासन, सबसे पहली बात है देखिए, संपूर्ण साम्राज्य जो था इसका, यह 47 सरकारों में विभाजित था। इनमें सबसे अधिक सरकारें बंगाल में थीं। बंगाल में लगभग 19 सरकार थी, 19 सरकारों की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सरकार के नीचे का जो पद होता था परगना क्षेत्र, और इसके अधिकारी को, इसके मुख्य अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। सिकदार कहा जाता था। परगना के नीचे दोस्तों गांव आते थे, गांव, और गांव में देखा जाए चौकीदार, पटवारी और प्रधान, ये मुख्य होते थे जो गांव की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाते थे। दोस्तों इनका कार्य क्या होता था गांव में देखा जाए तो, जैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी पर्पज से जुड़े रहना, एजुकेशन, शिक्षा विभाग से को व्यवस्थित करना, तथा सफाई। ये आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे पहलुओं पे शेरशाह ने कार्य किया था। ये बहुत ही महान, कम समय में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा महान शासक रहा, सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इसने की अपने शासनकाल में। दोस्तों इसने प्रांतों को सूबों और इक्ताओं में बांटा। ध्यान है, प्रांतों को इसने सूबों और इक्ताओं में बांटा और प्रांत में 2 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसे देखा जाए प्रांत में 2 प्रमुख अधिकारी कौन थे? प्रांत के प्रमुख अधिकारी अगर कहा जाए तो 2 थे। ध्यान रखिएगा, इसमें से पहला जिसका नाम है सिकदारान
राइट है ना। और दूसरा पद है मुंसिफ ए मुंसिफान, जहां देखिए सिकदार सिकदारान सैनिक अधिकारी होता था, तो वहीं मुंसिफ मुंसिफान न्यायिक अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी होता था दोस्तों। तो इस तरीके से ये प्रशासन की मुख्य व्यवस्थाएं इनके समय में की गई थी। अब देखिए दोस्तों, लगान व्यवस्था को अगर हम लोग देखें, लगान व्यवस्था को, तो सबसे पहली बात देखा जाए तो भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 3 श्रेणियां क्या थी दोस्तों? सबसे पहली बात, कुछ जमीन बहुत अच्छी थी, कुछ मध्यम थी और कुछ खराब। ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि लगान व्यवस्था के तरीके से कहा जाए तो शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अर्थात इसका क्या सेंस था रैयतवाड़ी का? सीधे प्रजा से कर लेना। अर्थात बीच के जमींदार या सूबेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति इनसे कर वसूल नहीं सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रों में लागू थी, लेकिन मुल्तान में लागू नहीं था। एकमात्र क्षेत्र। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि भूमि की माप के लिए अगर देखें तो यहां सिकंदरी गज, ध्यान रखिए सिकंदरी गज लगभग 39 अंगुल और 32 इंच के बराबर होता है। लेकिन इसके बाद भी शेरशाह ने सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि कर वसूलने वाले अधिकारी को, कर वसूलने वाले अधिकारी, देखिए दोस्तों क्षेत्रीय स्तर पे जो कर वसूलते थे वो 2 अधिकारी होते थे। एक को कहा जाता था जरीबाना और दूसरा था महासिलाना। जरीबाना और महासिलाना, जहां जरीबाना का अर्थ है दोस्तों सर्वेक्षण शुल्क। मान के चलिए कि अगर आपकी कोई जमीन है उसे मैं देखने जाता हूं तो क्या कहा जाता है? उसे जरीबाना कहा जाता था दोस्तों। ये आज के समय का मान के चलिए लेखपाल जैसी व्यवस्था जो है ये इससे मैच करती है। महासिलाना दोस्तों कर संग्रह अधिकारी होता था, कर संग्रह अधिकारी होता था। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह हो गई कि भूमि में कर निर्धारण। अब देखिए टैक्सेशन इम्पोज कैसे किया था भूमि में कर का ठीक है। देखिए 3 तरीके से लगा था यहाँ पे। पहला है गलाबक्सी, फिर है बटाई, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता था, इसका सर्वाधिक प्रयोग करता था शेरशाह। इसमें क्या होता था, एक बड़ा हिस्सा मतलब बंटवारा किया जाता था दोनों में औसत उपज के अनुसार पे।
देखिए दूसरा अगला है नस्क या मुक्ताई, या इसी को कानकोद कहा जाता है, और इसका मतलब होता है पैसा, पैसे के बदले अनाज, पैसे के बदले अनाज। अगला है दोस्तों, वो है नकदी या जब्ती, नकदी या जब्ती अर्थात नगद अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो बाद, अगर टैक्स में काफ़ी दिन लगाते हैं या टैक्स आप समय से नहीं पेड करते हैं तो आपका पूरा क्षेत्रफल जब्त कर लिया जाएगा। एक सिस्टम था कबूलियतनामा दोस्तों, कबूलियतनामा। देखिए ये क्या था, जैसे आज भी मान लीजिए चलिए डीएम और एसडीएम अगर कोई अतिरिक्त जगह बची हुई है तो उसे पट्टा कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सरकार को अपनी जमीन गरीब निर्धन लोगों को शीर्षा पट्टे पर जमीन देता था, जमीन देता था, और किसान इसके लिए टैक्स निश्चित करते थे। इसको कबूलियतनामा कहा गया है। अब दोस्तों देखिए न्यायिक व्यवस्था की ओर अगर हम लोग देखें तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए न्यायिक व्यवस्था में सुल्तान स्वयं को सुल्तान उल अदल की घोषणा करता है स्वयं के लिए, तो वहीं गांव के लिए चौधरी और मुकद्दम, चौधरी और मुकद्दम। और वहीं देखेंगे न्याय के लिए काजी, बस काजी के नीचे क्या लिखना है, यह सैनिक और असैनिक, यह असैनिक मुकदमों की देखभाल करता था, असैनिक मुकदमा अर्थात जो सेना से संबंधित न हो। आज भी देखिए व्यवस्था कहीं न कहीं लागू है। इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने दाग प्रथा तथा हुलिया प्रथा को लागू रखा, ठीक है, दाग प्रथा और हुलिया पद्धति लागू कर रखी थी। अब कहा जाता है दोस्तों देखिए कि इसने चार बड़ी सड़कें, चार बड़ी सड़क देखें कहां से कहां तक बनवाई। पहला बंगाल का प्लेस है सोनारगांव, सोनारगांव से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर होते हुए पंजाब के अटक तक, और मतलब नंबर 2 नंबर ये है आगरा से बुरहानपुर, और तीसरा आगरा से जोधपुर, अंतिम लाहौर से मुल्तान। आगरा से मुल्तान।
मुल्तान। अब दोस्तों देखिए, कहा जाता था कि इसने अनाथों के लिए बहुत सारी सराय की स्थापना करवाई, इसलिए इसे बहुत याद किया जाता था। देखिए अब इसके समय मुद्रा व्यवस्था देखिए, देखिए मुद्रा व्यवस्था में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसने 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का रुपया। वहीं 380 ग्रेन का तांबा। दोस्तों अकेले इसके शासनकाल में कुल 23 टकसालें थीं। तेईस टकसालों की स्थापना इसके द्वारा की गई। एडम स्मिथ रुपया, एडम स्मिथ जो इसके समय में चला गया रुपया था, उसको वर्तमान का मुख्य आधार मानता है। अब देखिए भवन और इमारतें, देखिए भवन और इमारतें हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 डायमेंशन हम लोग करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आप देखेंगे रोहतासगढ़ का किला बनवाता है। रोहतासगढ़ का किला। दूसरा इसने दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला। और तीसरा दोस्तों सासाराम का मकबरा। सासाराम में इसकी समाधि बनाई गई। दोस्तों लास्ट लाइन अगर हम लोग देखें तो एक डॉक्टर कानूनगो हैं, बहुत ही शानदार लाइन लिखते हैं कि वह बाहर से सरल और बाहर से कठिन था, अंदर से सरल है। इसने कहा था कि वह भारत में मुस्लिम और हिंदू में से एक है। और अब्बास ने कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में यह दूसरा हैदर के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो ये है शेरशाह सूरीकालीन प्रशासन। शेरशाह सूरी शासनकाल में प्रशासन। तो ये पूरी तरीके से आपको याद रहना चाहिए, हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरीके से याद है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों देखिए आप सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी नोटिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों आप देखिए अब आपको क्या करना है, चलिए दोस्तों आप सभी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आप सभी मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड मैं आप सभी को देता हूं, MANK1 मेरा प्रोमो कोड है दोस्तों, आप सभी से फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।